नजी रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पैथोलॉजी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग ऑफ विद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एग्जाम के अंदर डायरेक्टली नहीं पूछा था जाता। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद अदर डिजीजेस, वो मैं आगे आगे मेंशन करूंगा। एंड शायद उसकी ट्रीटमेंट आपसे, जो ड्रग्स यूज होती हैं हाइपरटेंशन में, तो उससे साथ लिंक करके पूछे जाते हैं। तो बाय डेफिनेशन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इफ ग्रेटर देन 130, या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन 180। ठीक है। एक टर्म होती है जो ओल्ड लोगों के अंदर होती है, उसे कहते हैं ISH। ISH is called isolated systolic hypertension। क्या उनके अंदर सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और डायस्टोलिक उसका उनका नॉर्मल होता है। तो ये दिस अकर्स इन ओल्ड पेशेंट्स, ओल्ड पीपल। ठीक है। तो रिस्क फैक्टर्स: एज, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब लाइफ स्टाइल्स हैं, हाई सोडियम डाइट है, एक्सेस अल्कोहल इंटेक, टोबैको स्मोकिंग। ठीक है। ये इसमें मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं कुछ, और कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। जैसे नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स को मैं रेड से लेबल कर देता हूँ, ये आपको पता हूँ। एज इज नॉन मॉडिफाइबल। ठीक है। बाकी ये जो आपकी वो है फैमिली हिस्ट्री, नॉन मॉडिफाइबल है। एंड योर रेस, दीज आर द नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। जबकि जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं वो ओबेसिटी है, यू कैन कंट्रोल योर वेट, डायबिटीज, यू कैन कंट्रोल योर डायबिटीज, यू हैव गुड डायबिटीज कंट्रोल। फिजिकल इनएक्टिविटी है, हाई सोडियम डाइट है, कंट्रोल की जा सकती है। अल्कोहल इंटेक कंट्रोल किया जा सकता है। टोबैको स्मोकिंग कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है। ब्लैक पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है और एशियन पॉपुलेशन में सबसे कम। 90% जो केसेस में हाइपरटेंशन होती है, इट इज़ असेंशियल। एसेंशियल का मतलब है कि इट हैज़ नो अपेरेंट रीजन, कोई वजह नहीं है इसकी। ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू इंक्रीज कार्डिक आउटपुट और इंक्रीज TPR। ठीक है। किस प्रेशर का फॉर्मूला यही है, जो आपकी इट इज कार्डिक आउटपुट इनटू TPR। तो बाकी के जो 10% है उनमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है, जो एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं वो। दैट कुड बी ड्यू टू रीनल और रीनल वैस्कुलर डिजीजेस। अब उनमें कौन सी डिजीज आ जाती है, उसमें आती है फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं। ये देखिए साथ ना, ये रीनल आर्टरी है, दिस द रीनल आर्टरी। तो इसके आप अंदर देखें ऐसे ना बीड्स बनी हुई हैं, बीड्स, और बीच बीच में कंस्ट्रक्शन है। तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ बीड्स अपीयरेंस ऑफ रीनल आर्टरी। तो दिस अकर्स इन फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया। उसमें प्रेजेंटेशन पता क्या होगी? यंग वुमन होगी अराउंड 20s 30s में, और शी वुड बी हैविंग हाइपरटेंशन। ठीक है। विच विल बी एन इररेसिस्टिबल हाइपरटेंशन। ठीक है। इट वुड नॉट बी रिस्पॉन्डिंग टू ड्रग्स। तो ये होता है फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया के अंदर। आपने फौरन से फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया सोचना। ठीक है। इसमें क्या होगा कि यू वुड गेट हाई रेनिन, रेनिन ज़्यादा होगा। एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 2 भी ज़्यादा होगा। एल्डोस्टेरॉन भी ज़्यादा होगा। तो ये इसकी लैब वैल्यूज आपको मिलेंगी। ठीक है। सीन इन एडल्ट फीमेल्स। एथेरोस्क्लेरोटिक रीनल आर्टरी, रीनल आर्टिस्टिनोसिस इज अनदर रीनोवैस्कुलर कॉज। ये हम रीनल सेक्शन में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन होता ही है कि दिस इज द किडनी। एक सेकेंड। रीनल आर्टरी के अंदर स्टेनोसिस हो जाती है। उससे क्या होगा? ब्लड फ्लो टू दिस किडनी विल डिक्रीज। जब ब्लड फ्लो किडनी को डिक्रीज होगा तो रेनिन, रेनिन के लेवल इंक्रीज होंगे। रेनिन विल स्टिमुलेट दिस किडनी एंड आल्सो द अदर किडनी, दूसरी किडनी को भी इट विल स्टिमुलेट टू प्रोड्यूस एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन बेसिकली, एंजियोटेंसिन विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2, and this will then cause vasoconstriction and aldosterone release, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होगी। ठीक है। फिर द अदर कॉज हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। इसमें देयर वुड बी अ ट्यूमर व्हिच इज सिक्रेटिंग एल्डोस्टेरोन।
इसके अंदर जो लैब वैल्यू उसका डिफरेंस होगा ना, इसमें रेनिन लेवल जो है, रेनिन कम होगा, देयर विल बी लो रेनिन, एंड इसके अंदर एंजियोटेंसिन लेवल भी कम होगा ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक। ठीक है। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ठीक है, ये इज दिस इज अनदर कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, और ये मोस्टली करता है राइट साइडेड हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से देन लेफ्ट साइडेड हो जाती है, तो इट कैन ऑल्सो कॉज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, pulmonary hypertension. Then there's a term called hypertensive emergency and urgency. Urgency के अंदर there is severe hypertension 180 से ज़्यादा systolic, diastolic 120 से ज़्यादा, लेकिन there is no end organ damage. सेम चीज हो अगर लेकिन with end organ damage, then it is called an emergency. ठीक है। इसको फॉर्मली malignant hypertension भी कहते थे। severe hypertension with evidence of acute and end organ damage. इसकी क्या क्या हाइपरटेंशन में क्या हो सकता है, एनकेफेलोपैथी, जो ज्यादा एग्जाम आएगी, स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है। रेटिनल हेमरेजेस हो सकते हैं, एक्सुडेट्स, ये आई के ऊपर नजर आते हैं, पेपिलोडेमा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर, एओर्टिक डाइसेक्शन, किडनी इंजरी, माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक अनीमिया, इक्लैम्सिया, ये सारी फीचर्स हैं एंड ऑर्गन डैमेज का डिफरेंट टिश्यूज के अंदर। ठीक है। एंड आर्टीरियोज में शो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा ये लफ्ज लिखे हुए आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, यू मे लेबल दिस। मेलिग्नेंट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर या मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर यू कैन गेट फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। एक और अपेयरेंस भी होती है इसके अंदर, वो हम अगले पेज पे देखेंगे उसमें क्या होता है। लेकिन ये सारी कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं के साथ पेपिलोडेमा की पिक्चर शेयर कर देता हूँ, यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज पेपिलोडेमा, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये देखिए, दिस इज पेपिलोडेमा, दिस इज द ऑप्टिक डिस्क। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं, ये बल्ज कर रही है बाहर को, इस इस पिक्चर में ज्यादा विजिबल है, देखें इट्स बल्जिंग आउटसाइड। तो उससे क्या होता है, जो ऑप्टिक डिस्क के मार्जिन्स होते हैं ना, दे बिकम ब्लर्ड। ये नॉर्मली इसको दिखना ऐसे नहीं चाहिए, नॉर्मली इसके प्रॉपर मार्जिन्स नजर आने चाहिए ऐसे। नॉर्मली शुड बी लाइक दिस, इसके प्रॉपर जो जो ऑप्टिक डिस्क है उसके प्रॉपर आपको मार्जिन नजर आने चाहिए, लेकिन इसके अंदर दे हैव ब्लर्ड। ठीक है। साथ यू कैन स्पॉट एक्सुडेट्स, दीज आर एक्सुडेट्स। ठीक है। एंड दीज आर हेमरेजेस। ठीक है। दिस इज व्हाट यू सी ऑन हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ऐसी नजर आती है। क्या? सो हाइपरटेंशन कैन लीड टू व्हाट अदर डिजीजेस, वो भी पता होना जरूरी है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर अगर किसी को क्रोनिक हाइपरटेंशन हो, तो उसके अंदर कौन सी हार्ट साउंड आएगी आपको, S3 आएगी या S4 आएगी? क्या वजह है, क्या लगता है आप? हमने ये डिस्कस किया था इन द प्रीवियस लेक्चर्स, क्योंकि इस पेशेंट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही है।
नहीं, इसके अंदर S4 आएगी। रिमेंबर, हाइपरटेंशन के पेशेंट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी एंड वुड इट वुड बी ऑफ कंसेंट्रिक टाइप, ठीक है। एंड इन कंसेंट्रिक टाइप ऑफ हाइपरट्रोफी वुड गेट S4, ठीक है। देन इट कैन लीड टू हार्ट फेलियर। इसके अंदर लाइकली होगा डायस्टोलिक हार्ट फेलियर होगा, यू कैन राइट दिस डाउन, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है ठीक है। इट इज ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, हार्ट जितना ज्यादा बड़ा होगा हार्ट टिश्यू, द मोर इट इज प्रोन टू फिब्रिलेशन। एओर्टिक डायसेक्शन हो सकती है, डायसेक्शन और एन्युरिज्म अभी हम पढ़ेंगे, ये भी हमने देखने हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, ये अगले अगले पेजेस के ऊपर है। स्ट्रोक हो सकता है एंड क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकती है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कहते हैं उसको, ठीक है। एंड लास्टली देयर इज रेटिनोपैथी जो हमने अभी देखी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं हाइपरटेंशन की। फिर हैं हाइपरलिपिडीमिया के साइंस, जिन पेशेंट में हाइपरलिपिडीमिया हो। हाइपरलिपिडीमिया इज डिस्कस थरली इन द बायोकेमिस्ट्री पोर्शन, तो लेकिन इसके चूंकि इट इज लिंक्ड विद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसने इसको टच दिया हुआ है। तो फर्स्ट थिंग इज ज़ैंथोमास, दीज आर लिपिड लेडन हिस्टोसाइट्स इन स्किन, ए में नजर आ रहे हैं, ऐसे दाने से बने हुए हैं जिनके अंदर फैट भरी हुई है, ठीक है। और अगर ये आईलिड्स पर हो तो इनको ज़ैंथेलिस्मा कहते हैं, जैसे ये आपको अक्सर लोगों में नजर आ जाएंगे, अपने रिश्तेदारों में या अपने इर्द गिर्द, ठीक है। फिर अगर दे डिपॉजिट द लिपिड डिपॉजिट्स इन टेंडन्स एंड इज कॉल्ड टेंडिनोज़ैंथोमा, जैसे इस पेशेंट के अंदर है। और अगर कॉर्निया के अंदर डिपॉजिट हो, उसको कहते हैं कॉर्नियल आर्कस, जैसे ये एंड इट इज कॉमन इन ओल्डर एडल्ट्स, उनके उसको कहते हैं आर्कस सिनाइलिस, ठीक है। तो दीज आर ऑल ड्यू टू हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, जिसके अंदर लिपिड कंट्रोल ना हो, लिपिड मेटाबॉलिज्म अब नॉर्मल हो, ठीक है। देन वी हैव एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब याद रखिएगा कि ना, जो आपकी आर्टरीज हैं, दे कैन रिस्पॉन्ड टू changes in blood pressure and changes in fat content of your blood। तो वो आगे से तीन तरह के रिस्पॉन्सेज करती हैं। बेसिकली जो जनरलाइज, जो बड़ी टर्म है ना, जो आप में से थर्ड ईयर वाले होंगे, फोर्थ वाले, उनको ज़्यादा बेहतर याद होगा, दैट द बिगर टर्म इज एक्चुअली आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की फिर आगे से टाइप्स हैं। एक टाइप है एथेरोस्क्लेरोसिस, एथीरो। एक टाइप है आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, ये आगे आएंगी, ठीक है। और एक टाइप है मोंकीबर्ग। तो दीज आर द थ्री टाइप्स। इन तीनों के अंदर देर इज थिकनिंग ऑफ द आर्टेरियल वॉल, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज, थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज। जो आर्टरीज जिनकी वॉल है, दे बिकम थिक, दे बिकम हार्ड, ठीक है। तो उसमें से जो पहली टाइप है हम वो डिस्कस करने लगे, जिस एथेरोस्क्लेरोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की कॉमन फॉर्म है डिजीज ऑफ इलास्टिक कार्टेज इन लार्ज एंड मीडियम साइज, लार्ज और मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज में होती है। ये हमने साइज याद रखना है, लार्ज और मीडियम साइज, ठीक है। कॉज बाय बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लेक्स इन ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा। मे बी लेयर्स में मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इट इज द एंडोथेलियम, तो इंटीमा, देन देयर इज मीडिया, ठीक है, और लास्ट पर देयर इज एडवेंटिशिया और सिरोजा। तो ये तीन लेयर्स होती हैं वेसल की। तो ये इंटीमा के अंदर देयर इज फैट बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। लोकेशन आपको पता हो जो कॉमन है,
सबसे कॉमन एब्डोमिनल एओर्टा, कि उसने शुरू में बताया था कि लार्ज टू मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज में होती है। तो एब्डोमिनल एओर्टा वेरी कॉमन। इसकी वजह से एब्डोमिनल डिपोजिशन की वजह से और डिजीज होती हैं, जैसे कि एन्यूरिज्म। ये आगे हम एन्यूरिज्म में भी पढ़ेंगे कि एन्यूरिज्म कैसे होता है। कोरोनरी आर्टरी, पोप्लिटल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। ये कैरोटिड आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस ये ज्यादा ओल्ड एज में होता है, इसकी सिग्निफिकेंस भी मैं आपको बताऊंगा। एंड देन सर्कल ऑफ वेली, ये जो ओल्ड पेशेंट्स के अंदर होगा। ठीक है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स आर वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, इसमें भी मॉडिफाइबल अगेन और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल जो चेंज किए जा सकते हैं इसमें हाइपरटेंशन, टोबैको स्मोकिंग, डिसलिपिडीमिया। ठीक है, एलडीएल ज्यादा हो, एचडीएल कम हो, डायबिटीज। तो ये सारे मॉडिफाइबल हैं। हाइपरटेंशन कंट्रोल की जा सकती है, स्मोकिंग सीजेशन की जा सकती है, डिसलिपिडीमिया को कंट्रोल किया जा सकता है, डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइबल फैक्टर्स इफ करेक्टेड विल हैव द ग्रेटेस्ट बेनिफिट। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बेनिफिट किससे होगा बंदे को, तो टोबैको स्मोकिंग छोड़ने से सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। ये आपने याद रखना। टोबैको स्मोकिंग छोड़ने से सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। एंड अगेन नॉन मॉडिफाइबल में देयर इज एज, सेक्स, पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस, फैमिली हिस्ट्री। ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर अब सिम्टम्स क्या होंगे? एंजाइना। एंजाइना तब होगा जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर होगा। ठीक है। क्लॉडिकेशन, क्लॉडिकेशन तब होगी, क्लॉडिकेशन बेसिकली होता है कि पैरों के अंदर ना पेन शुरू हो जाए ड्यू टू इस्कीमिया। फॉर एग्जांपल अगर पोप्लिटल आर्टरी के अंदर हो जाए, तो जो लोअर लिम्ब है, जो लेग है उसकी, उसके अंदर अब आर्टरी है, उसके अंदर स्टेनोसिस हुई हो अगर, तो जरा डिस्टल जो ब्लड फ्लो है विल बी डिक्रीज्ड। तो उसके अंदर उसको पेन शुरू हो जाएगी ड्यू टू इस्कीमिया। तो दिस इज कॉल्ड क्लॉडिकेशन। तो बट कैन ऑल्सो बी एसिम्टोमेटिक। अब इसका जो प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके प्रोसेस में जो दो है ना, जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं अक्सर। तो इसको आप हाईलाइट कर लें कि दिस इज इंपॉर्टेंट। तो शुरू कहाँ से होता है ये सारा, ये सब कुछ? तो लेट्स हैव अ लुक एट दैट, इट ऑल स्टार्ट्स। मैं साथ साथ इसको देखता हूँ, रीड का तो साथ साथ आपको डायग्राम पे समझाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नॉर्मल आर्टरी है। नॉर्मल आर्टरी में क्या हुआ? देयर इज एंडोथेलियल सेल डिसफंक्शन। ये जो एंडोथेलियल सेल से दे गेट डैमेज्ड। ठीक है। अब डैमेज जहां पर हुआ, तो यहाँ पे मोनोसाइट्स आ गए। मोनोसाइट्स आर एक्चुअली द मैक्रोफेजेस इन ब्लड। मोनोसाइट्स आए यहाँ पर, और जो ब्लड के अंदर एलडीएल थी ये डिपॉजिट होना शुरू होगी यहाँ पे। मैक्रोफेज एंड एलडीएल एक्यूमुलेट। और ये जो एलडीएल होती है ना, अब एलडीएल फॉर एग्जांपल, ये एलडीएल डिपॉजिट होना शुरू होगी थी ऐसे। तो जो मैक्रोफेजेस आएंगे ना, वो इसको एनगल्फ कर लेंगे, एंडोसाइटोसिस कर लेंगे इसकी। तो वो फिर कुछ ऐसे बन जाएंगे मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस तो होंगे लेकिन दे वुड बी कंटेनिंग एलडीएल। तो इनको हम कहते हैं, तो खास नाम है लिपिड लेडन मैक्रोस, मैक्रोफेजेस, जिनका दूसरा नाम है फॉर्म सेल्स। दूसरा नाम है इनका फॉर्म सेल्स है। तो ये यहाँ पे लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस फॉर्म सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये इस तरह से एक फैटी स्ट्रीक बन जाती है। फैटी स्ट्रीक से मुराद है कि इफ फर्ज करें ये क्रॉस सेक्शन में बना रहा हूं मैं आर्टरी, ये मैंने काट दिया बीच में से। तो क्रॉस सेक्शन पे इसके ऊपर जो कि अब डिपॉजिट हो रही है फॉर्म सेल्स और एलडीएल, तो ये ऐसे नजर आएगी स्ट्रीक्स। ठीक है, इनको कहते हैं फैटी स्ट्रीक। फॉर्म सेल आए, फैटी स्ट्रीक बनी,
अब देयर बी स्मूथ मसल सेल माइग्रेशन। यहाँ पे ये देख सकते हैं आपकी स्मूथ मसल्स हैं, दे स्टार्ट टू माइग्रेट। ये स्मूथ मसल है, और ये स्मूथ मसल क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस पीडीजीएफ, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। अब ये जो प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्रोथ फैक्टर्स क्या करेंगे, इट विल कॉज एक तो सेल माइग्रेशन भी होगी, ऊपर से प्रोलिफरेशन भी होगी, बढ़ेंगे भी नंबर में। पीडीजीएफ की मदद से देयर विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपोजिशन। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिपोजिशन शुरू हो जाएगी, कोलेजन, गैग्स, ये सब यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ये जो एक मैस बन रहा था फैटी स्ट्रीक, इट विल कन्वर्टेड इनटू अ फाइब्रस प्लेक। ठीक है, और जब ज्यादा वक्त गुजर जाता है तो इसकी कैल्सिफिकेशन भी हो जाती है, इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है विच मेक्स द प्लेक हार्ड। ये लिखा हुआ है कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम कंटेंट कोरिलेट्स विद रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो ये इसकी कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाती है, इट बिकम्स हार्ड। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, इस्कीमिया, इन्फेक्शन, ठीक है, एन्यूरिज्म फॉर्मेशन, ये हम आगे देखेंगे एन्यूरिज्म कैसे होता है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में यही होता है कि चूंकि डिस्टल जो लिम्ब है उसको नहीं जा रही होती ब्लड सप्लाई, फॉर एग्जांपल अगर लोअर लिम्ब है तो वहां पे पेन शुरू हो जाती है, साइनोसिस हो जाती है, इट बिकम्स वाइट एंड कोल्ड, थ्रोम्बोसिस। ठीक है, ये अगर रप्चर कर जाए यहाँ से, ये जो कैप है इसकी फाइब्रस कैप, तो यहाँ पे प्लेटलेट्स चिपकना शुरू हो जाएंगे, इट विल फॉर्म अ थ्रोम्बस। इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और अगर यही डिटैच हो जाए यहाँ से, तो इट कैन ट्रेवल इन ब्लड, इट विल बिकम एन एम्बोलाई, तो इसको कहेंगे एम्बोलिज्म। अब एग्जाम के अंदर आपसे वो क्या पूछते हैं, एग्जाम में दे विल आस्क यू फैक्टर्स ऑफ प्लेक स्टेबिलिटी। ठीक है, प्लेक स्टेबिलिटी का मतलब है, आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक कैप है, ये जो है ना ये इसकी कैप है। तो ये कैप कितनी स्टेबल है, क्योंकि जैसे ही कैप ये फट गई ना, यहाँ पे फॉर्म प्लेटलेट्स आ जाएंगे, और प्लेटलेट्स आके यहाँ पे एक थ्रोम्बस बना देंगे, और इसको हो सकता है कि पूरा ओक्लूड कर दें। तो हमें फैक्टर्स पता होंगे इसकी स्टेबिलिटी के, क्या फैक्टर्स को स्टेबलाइज करेंगे। कुछ फैक्टर्स इसको स्टेबलाइज करेंगे, और कुछ फैक्टर्स जो है इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। तो पहले तो इसका स्टेबलाइजेशन के पता हो आपको, कि कैल्सिफिकेशन जितनी इसकी अच्छी होगी उतना ही स्टेबल होगा प्लेग। ठीक है, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जितना ज्यादा इसके अंदर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डिपॉजिट होगा, जो कि कहाँ से होता है, स्मूथ मसल से, उतना ही ज्यादा ये स्टेबल होगा। जितना ज्यादा इसका साइज होगा, उतना ही ये कम स्टेबल होगा। जितना जितना ज्यादा इसका साइज होगा, उतना ही ये कम स्टेबल होगा, तो इसे याद रखना ही है बात को। ठीक है। तो ये एक सबसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि क्या इसके फैक्टर्स हैं विच स्टेबलाइज इट, एंड विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टेबलाइजेशन। और इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे आगे अक्यूट क्रोनी सिंड्रोम के अंदर, उसके अंदर इसमें मजीद बात करेंगे। देन देयर इज कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाइज सिंड्रोम। ये क्या होता है जी, माइक्रो microembolization of cholesterol displays from atherosclerotic plaques in large arteries। तो ये जो मैंने पीछे पढ़ा है ना इसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर एम्बोलिज्म, ये जो प्लेक बना हुआ था आर्टरी के अंदर, ये जो आर्टरी के अंदर प्लेक था, हो सकता है यहाँ से डिसलॉज हो जाए, एंड इट कैन ट्रेवल टू अदर ऑर्गन्स एंड कॉज डैमेज। तो उसको कहेंगे कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाइज सिंड्रोम। कहेंगे कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाइज सिंड्रोम। तो रिजल्ट इन एंड ऑर्गन डैमेज कर सकता है, डिजिटल इस्कीमिया, किसी टो की आर्टरी में जाके फंस गए, इसके कॉज ब्लू टो सिंड्रोम, किडनी की वेसल में जाके फंस सकता है, कॉज रीनल फेलियर, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब वो ब्रेन की किसी आर्टरी के अंदर जाके फंस जाए अगर, तो इट कैन कॉज स्ट्रोक।
ठीक है। घट इस्कीमिया, घट की आर्टरी के अंदर जाके फंस जाए, तो घट इस्कीमिया का जो बड़ा फीचर होता है ना इंपॉर्टेंट, उसमें सवियर एब्डोमिनल पेन होगी, सवियर एब्डोमिनल पेन होगी, प्लस जो उसके स्टूल होंगे ना, दे विल बी हैविंग क्लॉट्स ऑफ ब्लड। इसका खास नाम है, इसको कहते हैं क्यूरन जेली स्टूल्स। ठीक है, दीज आर ऑल्सो सीन इन इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन, बिकॉज इंटरसेप्शन के अंदर ही बेसिकली इस्कीमिया होता है। इस्कीमिया की वजह से वहां पर क्लॉट्स, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल एम्बोलाइज सिंड्रोम। अब नेक्स्ट जो टाइप है, हमने हमने कहा था ना कि आर्टीरियोसेक्लेरोसिस, आर्टीरियोसेक्लेरोसिस की तीन टाइप्स हैं। पहली हमने कर ली एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरी है आर्टीरियोलोसेक्लेरोसिस। अब आर्टीरियोलोसेक्लेरोसिस की भी दो टाइप्स हैं, हाईलाइन टाइप और हाइपरप्लास्टिक टाइप। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन हमने पढ़ा है दो तरह की है। ठीक है, एक आपने पढ़ा है कि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है, ठीक है, और एक जो नॉर्मल सादी हाइपरटेंशन है। तो दिस पहले तो उसमें उसमें लिखा था जो एथेरोस्क्लेरोसिस थी, इट अफेक्ट्स लार्ज एंड मीडियम साइज आर्टरीज। ये जो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, इट अफेक्ट्स स्मॉल आर्टरीज, आर्टरीोल्स। तो सबसे पहली टाइप है इसमें हाईलाइन टाइप। देयर इज वेसल वॉल थिकनिंग सेकेंडरी टू प्लाज्मा प्रोटीन लीक इनटू सब एंडोथेलियम। अब ये होता है हाइपरटेंशन के अंदर, सिंपल हाइपरटेंशन। मैं इसकी पिक्चर आपके साथ शेयर करता हूँ। हाइपरटेंशन की वजह से जो एंडोथेलियम होगी ना, उसके नीचे प्रोटीन्स लीक करना शुरू हो जाएंगी और ऐसे पिंक अपीयरेंस आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसी इसके अंदर आ रही है, ये ल्यूमन है वेसल का, और इसके इर्द गिर्द देखें सारा पिंक मटेरियल डिपॉजिट हुआ हुआ है। तो लेट मी सी इफ आई हैव अ पिक्चर। यस, ये रही। ये मैंने पिक्चर शेयर किया आपके साथ। तो ये देखें, ये अब एक आर्टिट्यूल है, ये उसका ल्यूमन है, और ये उसकी कंप्लीट, और ये सारी देखें, ये पिंक डिपॉजिशन हुई हुई है प्रोटीन्स की। क्या, हाइलिन जो है ना, हाइलिन, ये भी प्रोटीन है, हाइलिन प्रोटीन। और ये पिंक नजर आती है HNE स्केल पे। H एंड E जो स्टेन होता है ना, उस पे पिंक नजर आती है। तो ये जो पिंक, यहाँ पे भी पिंक डेपोजिशन हुई हुई है, तो इट रिजेंबल्स हाईलाइन, इसीलिए इसको कहते हैं हाइलाइजेशन या हाइलाइन टाइप ऑफ आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये होती है हाइपरटेंशन के अंदर। फिर मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन में क्या होता है? मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन क्या होती है? हाइपरप्लास्टिक टाइप। ये देख रही हैं वेसल, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए हैं, तो इसलिए इसका नाम है हाइपरप्लास्टिक। प्लास्टिक निकला प्लेजिया से, प्लेजिया मतलब हाइपर मतलब इंक्रीज्ड, प्लेजिया मतलब नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज डिवीजन। तो ये हाइपरप्लास्टिक टाइप होगी किसके अंदर? मिलिग्नेंट टाइप के अंदर होगी। मिलिग्नेंट टाइप के अंदर मैं आपको होता है ना, पीछे भी हमने जिक्र किया है पीछे भी जिक्र किया है पीछे मैंने जिक्र किया है मिलिग्नेंट हाइपरटेंशन के अंदर, उसने लिखा हुआ था फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। तो या फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होगी, और अगर क्रॉनिकली हो तो क्या होगा? तो हाइपरप्लास्टिक टाइप, हाइपरप्लास्टिक टाइप ऑफ आर्टीरियोलोसेक्लेरोसिस।
सेक्लोरोसिस, ठीक है। इसको अनियन रिंग अपीयरेंस भी कहते हैं, अनियन रिंग अपीयरेंस, ठीक है। तो you should be able to recognize these on your exam. तो यहाँ भी लिखा हुआ है that there is onion skinning with severe hypertension, proliferation of smooth muscle cells, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एओर्टिक एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म बेसिकली होता है डायलेशन ऑफ एन आर्टरी ड्यू टू वीकनिंग ऑफ वॉल, वीकनिंग ऑफ वॉल। वॉल जब वीक हो जाएगी तो आर्टरी जो है वो वहां उस वो उसका वो वाला हिस्सा इट विल बी डायलेटेड, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे शो किया हुआ है। इसकी दो टाइप्स बताई हैं, फ्यूजीफॉर्म जब वो सिमेट्रिकल हो, अगर एक तरफ पे हो तो उसको सैकुलर एन्यूरिज्म कहते हैं, इसका दूसरा नाम है बेरी एन्यूरिज्म। और हमने पीछे कौन सी डिजीज पढ़ी है जिसके अंदर बेरी एन्यूरिज्म होते हैं? हमने कंजेंटल हार्ट डिजीज के अंदर एक डिजीज पढ़ी थी जिसके अंदर सैकुलर एन्यूरिज्म स्लैश बेरी एन्यूरिज्म होते हैं। डज एनीवन रिमेम्बर? यस, डॉक्टर जैनब, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा के अंदर हमने पढ़ा है। यस डॉक्टर जी, भैया यूर करेक्ट। तो उसके अंदर आपको मिलेंगे। अब ये वॉल वीकनिंग की क्या वजह हो सकती है? वॉल वीकनिंग की दो वजह हो सकती है। नंबर वन, या तो उसकी जो ब्लड सप्लाई है उस वॉल की, दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। या फिर ये हो सकता है कि जो प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन है, दैट इज नॉट डिपॉजिटेड, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन सही से डिपॉजिट नहीं होगी। अब अब इसकी जो लोकेशन की बेस पे टाइप है वो है, या तो थोरेक्स में हो जाए थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म, या फिर एब्डोमेन के अंदर हो जाए एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। अब थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म की जो दो टाइप्स हैं, दो वजह से होता है ये। या तो देयर इज सम कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, जैसे कि मार्फन सिंड्रोम, एहलर-डायनलोस सिंड्रोम, होमोसिस्टिन्यूरिया, ठीक है। अब इसमें जो बड़ा पसंद है एग्जामिनर्स को जो सवाल, वो ये है, सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन। तो इसकी मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये यू वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा टेस्ट होती हैं और ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इसकी डिफरेंट तरह की पैथोलॉजी आती है ना, जो इसकी हिस्टोपैथोलॉजी है। जब, अब देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द मसल सेल, द मायोसाइट्स, ये ऐसे पड़े हुए हैं ऐसे, जो कि किस में, इसकी वॉल के अंदर है। अब इनको आपस में जोड़ के भी तो रखना है ना, आपस में जोड़ के भी तो रखना है। तो वो किसका काम है? वो काम है कनेक्टिव टिश्यू का। अब कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के अंदर ये नहीं होगी कनेक्टिव टिश्यू, तो उससे क्या होगा कि जो मीडिया है, जो मीडियल लेयर है, जो मस्कुलर लेयर है, उसके अंदर ऐसे सिस्ट बन जाएंगी, क्योंकि ये आपस में इनके अंदर स्पेसिस बन जाएंगी। तो वो हिस्टोपैथोलॉजी पे बड़ी क्लियर नजर आती हैं, और वो अक्सर आपसे ना पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। तो वो मैं आपको भी खोल के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखें, दिस इज मार्फन सिंड्रोम, और ये एओर्टा का ही उन्होंने लिया हुआ है क्रॉस सेक्शन, सिस्टिक मीडियल। ये एडवेंटिशिया है, ये इंटीमा है। ये देखें, ये मीडियल लेयर में सिस्ट बनी हुई है। क्यों? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, सिस्टिक कलेक्शन ऑफ म्यूकोपोलोसैकेराइड्स। तो इसके अंदर ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड यहाँ पे इंस्टेड जमा हो गया, ये जोड़ के नहीं रख सका इसको आपस में। ये यू वर्ल्ड में बहुत आती है तस्वीर, कि यू वर्ल्ड की ही पिक्चर है, ये गूगल से उठाई है। इसी तरह यहाँ पे देखें, अगेन देयर आर स्पेसेस,
लार्ज स्पेसेस, ये क्या, तो ये अगेन वही चीज है। फिर ये थोड़ी सी ब्लर इमेज है, लेकिन इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, ये जो कि यू वर्ल्ड से उठाई हुई है। इस पे स्टेन हुआ हुआ है बस, इसमें भी देखेंगे स्पेसेस बनी हुई हैं, स्पेसेस बनी हुई है इसके अंदर भी। ठीक है, दीज आर द स्पेसेस। नेक्स्ट, अगेन इसके अंदर थोड़ी डिफरेंट तरह की स्पेसेस हैं, लेकिन इट इज द सेम डिसऑर्डर। तो इसके अंदर ये देखें स्पेसेस, स्पेसेस, ये स्पेसेस, ये कनेक्टिव टिश्यू सीमेंट की तरह काम करता है ना, जिसने जोड़ के रखने हैं सारे मसल्स को। तो यहाँ पे भी देखें स्पेसेस बनी हुई है। तो दिस इज हाउ इसकी ना हिस्टोलॉजी ऐसी नजर आती है। तो हम वापस चलते हैं फर्स्ट एड पे अब। तो या तो जो थोरेसिक एओर्टिक एनेरिज्म की बात कर रहा था, या तो ये होगी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू नहीं है इसलिए वॉल वीक हो गई। या फिर ये सिफिलिस के अंदर भी हो सकती है, टर्शरी सिफिलिस। आपको पता है देयर इज अ टर्म कॉल्ड वेजा वेजोरम, वेजा वेजोरम। वेजा वेजोरम वो वेसल्स होती हैं जो ग्रेट वेसल्स की वॉल को सप्लाई करती हैं। ठीक है, टर्शरी सिफिलिस के अंदर ये जो वेजा वेजोरम होती हैं, ये दे उनकी हो जाती है इन्फ्लेमेशन, और इन अदर वर्ड्स देयर इज ऑब्लिटरेटिव, बल्कि क्या लिखा हुआ है, ऑब्लिटरेटिव एंड आर्थराइटिस ऑफ वेजा वेजोरम। अब जो वॉल है, मैंने आपसे कहा था वो वीक दो तरह से होगी, या तो उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू ना हो, या तो उसको ब्लड सप्लाई ना मिले। अब वॉल की ब्लड सप्लाई वेजा वेजोरम से आनी है। वेजा वेजोरम को अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया, उसकी इन्फ्लेमेशन कर दी, उसकी ऑब्लिटरेटिव एंड्राइटिस कर दी, ऑब्लिटरेटिव मतलब बंद कर दिया, और एंड्राइटिस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन से बंद हो गया वो, तो इसकी वजह से वॉल वीक हो जाएगी, एंड इट विल लीड टू एओर्टिक रूट डायलेशन। और जो टर्शियरी सिफिलिस में जब एओर्टिक एन्युरिज्म होता है ना, तो उसको हम कहते हैं ट्री बार्क अपीयरेंस, ट्री बार्क अपीयरेंस। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि, ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ एओर्टा। दिस इज ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ एओर्टा, ये। क्या, जब तक लोड होता है हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हैं कॉजेज थोरेसिक एओर्टिक एन्युरिज्म की। और थोरेसिक एओर्टिक एन्युरिज्म जब भी होगा ना, एन्युरिज्म में हमने देखा कि देयर इज डायलेशन। नॉर्मल क्या था, नॉर्मल ऐसे था, और ये एओर्टिक वेल्व्स थे। अब जब डायलेशन होगी तो एओर्टिक वेल्व एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो उससे क्या होगी, रिगर्जिटेशन, एओर्टिक रिगर्जिटेशन भी होगी। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज, ये एओर्टिक थोरेसिक एओर्टिक एनेरिज्म की डायलेशन हुई हुई है, एंड दिस इज कॉल्ड ट्री बार्क अपीयरेंस। ठीक है, तो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म। एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म की जो कॉज है दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। ये आपने याद, कॉजेस डिफरेंट से याद रखना है। थोरेसिक की कॉजेज अलग हमने पढ़ी, एओर्टिक जो है
abdominal की हमने अलग पढ़ी है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द वॉल, ये आपने देखा इंटिमा है, फिर मीडिया है, फिर एडवेंटिशिया है। अगर यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बन जाए ना ऐसे, तो जो जो नरिशमेंट है मिडो वॉल की, वो डिफरेंस है, गैप क्रिएट हो गया ना, तो ये उसकी नरिशमेंट कम हो जाएगी, इस वजह से वॉल वीक हो जाएगी, एंड दैट विल लीड टू एन्यूरिज्म। तो एसोसिएटेड विद ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स डिग्रेडेशन, इसका जिसके वही रिस्क फैक्टर्स होंगे जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क फैक्टर्स हैं। वो क्या है? टोबैको, एज, मेल, फैमिली हिस्ट्री। ठीक है। तो इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? पैल्पेबल पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस। ये मैस अगर एब्डोमेन में हो तो इट विल बी अ पैल्पेबल पल्सेटाइल, और अगर ये रप्चर कर जाए तो ट्रायड बनता है एक, पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस, और ये बड़ा कॉमन एग्जाम में आता है अक्सर। पल्सेटाइल एब्डोमिनल मैस, acute abdominal pain एंड रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन, ये तीन चीजें होंगी इसके अंदर। ठीक है। तो दिस इज अबाउट abdominal aortic aneurysm। अच्छा, ऊपर एक टाइप जो है आपकी नई वाली फर्स्ट एड में, मैंने आपसे कहा था ना कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टीरियोसेक्लेरोसिस। उसमें दो टाइप्स हमने पढ़ ली, एथेरोस्क्लेरोसिस पढ़ ली, आर्टीरियोलोसेक्लेरोसिस भी पढ़ ली। जो तीसरी टाइप है दैट इज मोंकीबर्ग मीडियल सेक्लेरोसिस। मोंकीबर्ग मीडियल सेक्लेरोसिस। ये पुराने एडिशंस के अंदर है, नए एडिशंस के अंदर नहीं है। मैं आपको इसके साथ आपको एक पिक्चर शेयर कर देता हूँ मोंकीबर्ग मीडियल सेक्लेरोसिस की। लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट है इतनी, पता नहीं नए एडिशन में क्यों निकाल दिया, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट। तो ये देखें, दिस इज मोंकीबर्ग मीडियल कैल्सिफिक सेक्लेरोसिस। इसमें जो ल्यूमेन साइज है, जो आर्टरी का ल्यूमेन साइज है, इट इज अनचेंज्ड। ठीक है। दिस इज व्हाई दिस कंडीशन इज एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम्स नहीं होते, एंड देयर इज नो हार्म, इट इज अ कंप्लीटली बिनाइन कंडीशन, कोई इसका नुकसान नहीं है। इसमें सिंपली होता ही है कि इसका नाम से जाहिर है, देयर इज मीडियल कैल्सिफिक, मोंकीबर्ग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। तो ये जो मीडिया है ना इसका, जो मीडियल लेयर है, उसके अंदर देखें देयर इज, ये कैल्सिफिकेशन हुई हुई है मीडिया की, और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, बस ये होती है, नथिंग एल्स। और ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, इसका कोई हार्म नहीं है। और एक्सरे के ऊपर इसका खास अपीयरेंस आती है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो एक्सरे के ऊपर इसकी खास अपीयरेंस आती है, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो कहते हैं लेड पाइप अपीयरेंस। एक्सरे तो ये आप देखें, ये नजर आ रही है आपको वो आर्टरी, इन दिस केस इट इज द लोअर लिम्ब, ये नजर आ रही है। तो इसमें मोंकी बग मिडल स्क्लेरोसिस हुई हुई है। इसी तरह यहाँ से यहाँ भी हुई हुई है। ठीक है। तो बस ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, इसका कोई नुकसान नहीं होता पेशेंट को, इट्स कम्प्लीटली हार्मलेस। अच्छा जी, मूविंग अहेड।
फिर देयर इज ट्रॉमेटिक एओर्टिक रप्चर। ये सवाल अक्सर आता है कि पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, डीसलरेशन इंजरी हुई है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एओर्टा कहाँ से उसमें एओर्टा रप्चर हो जाता है। एओर्टा के अगर आप पार्ट देखें जो थोरेसिक एओर्टा है, तो इट इज लाइक दिस। अब जिस पॉइंट पर ये अगर दिस इज द पल्मोनरी पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, और इनके बीच में आपको पता है देयर इज लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो जिस पॉइंट पर लिगामेंटम आर्टेरियोसम लगा होता है ना, दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ रप्चर, दिस इज द मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा डैमेज होता है। यहाँ भी लिखा हुआ प्रोक्सिमल डिसेंडिंग एओर्टा जस्ट जस्ट डिस्टल टू ओरिजिन ऑफ लेफ्ट सबक्लेवियन। तो जो लेफ्ट सबक्लेवियन है वो यहाँ से निकलती है, तो इसके साथ ही यहाँ पे आगे ही डक्टस आर्टेरियोसस का जो जो रेमनेंट है, जो लिगामेंटम आर्टेरियोसम, वो होता है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ रप्चर। तो ये आपको पता हो यहाँ पे, यहाँ से रप्चर। तो ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, ये उनके अंदर ज्यादा आपको नजर आएंगे, ठीक है। इसकी जो क्लासिफिकेशन है, मैंने कोई एमसीक्यू नहीं देखा यू वर्ल्ड में, ना बूट कैंप में, ना लेक्ट्यूरियो के अंदर, ना ही एनबीएमई के अंदर, ना ही रियल एग्जाम में मैंने कहीं इसकी क्लासिफिकेशन का सवाल नहीं देखा। तो आप उसको रीड कर लें, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि इसकी कॉजेज क्या है। यूरिडा सेक्शन में देखें होता पता है क्या है, पॉकेट बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एओर्टा। मैं इसको थोड़ा सा थिकन कर लेता हूँ, दिस इज द एओर्टा, दिस इज द एओर्टा। तो दो कॉजेज हो सकती हैं डायसेक्शन की। या तो वॉल वीक हो, या हाइपरटेंशन हो। अब दोनों कंडीशन में जब ब्लड, आपको पता है, अंडर ग्रेड प्रेशर स्ट्राइक करेगा ना वॉल को, ऐसे स्ट्राइक करेगा जब वॉल को, तो वॉल आस्ता आस्ता वहां से ना डिप्रेशन बनता जाएगा वहां पे एक, और वो आस्ता आस्ता ग्रो करेगा। करते 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 क्या होगा कि एक पॉकेट बन जाएगी वॉल के अंदर। तो यही हो रहा होता है एओर्टिक डायसेक्शन के अंदर। यहाँ भी देखें पॉकेट बन गई है साथ। दिस इज व्हाट अकर्स इन एओर्टिक डायसेक्शन। और ये सबसे ज्यादा जो आपको केस मिलेंगे इसके, वो होंगे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के साथ। लॉन्गिट्यूडनल, क्या उसने लिखा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल इंटीमल टीयर फॉर्मिंग फॉल्स ल्यूमन, इसको फॉल्स ल्यूमन बोलेंगे, दिस इज अ फॉल्स ल्यूमन। एसोसिएटेड क्या है, हाइपरटेंशन, क्योंकि प्रेशर की वजह से ये डैमेज हो रहा है यहाँ पे। बायकस्पिड एओर्टिक वाल्व, इसमें हम पहले बात कर चुके हैं कि एओर्टिक वाल्व के तीन कस्प्स होते हैं। बायकस्पिड में सिर्फ दो कस्प आपस में जुड़ जाते हैं, और दो बन जाते हैं। इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे कि मार्फन सिंड्रोम, एहलर डैनलोस सिंड्रोम, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है एओर्टिक डायसेक्शन की। पेशेंट कहते हैं मुझे दर्द होती है सीने में, और मेरे कमर की तरफ जाती है, बिटवीन द स्कैपुला। टीयरिंग, सडन ऑनसेट चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द बैक। और इसका जो एक इम्पोर्टेंट साइन है, इसमें जो ब्लड प्रेशर फाइंडिंग्स होंगी ना, दोनों लिम्स की, बोथ लिम्स, देयर विल बी डिफरेंस, देयर विल मार्क्ड अनइक्वल ब्लड प्रेशर इन आर्म्स, दोनों आर्म्स में ब्लड प्रेशर फर्क होगा। तो ये हाईलाइट कर लें, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में ये सब हिंट दी होती है। इन चेस्ट एक्सरे यू विल फाइंड मीडियास्टल वाइडनिंग, ठीक है। और इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, एओर्टा रप्चर हो सकता है, एंड दैट कैन लीड टू सडन डेथ, ठीक है। अगेन द टाइप्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, इसके सीटी स्कैन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतने मुश्किल भी नहीं है, बड़े आसानी से पता चल जाता है, दे आर वेरी वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज। लेट मी शेयर द सीटी स्कैन्स।
तो ये देखिए, दिस इज ये आपको क्या लग रहा है किस लेवल पर है? इज इट द थोरैक्स और इज इट द एब्डोमेन? कौन सा लेवल पे लग रहा है ये आपको? यस, इट इज द थोरैक्स। क्योंकि आप देखें सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगेन यू शुड बी एबल टू हैव एन ओरिएंटेशन कि ये पड़ा हुआ कैसे है। दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट। ठीक है, ये असेंडिंग एओर्टा है, दिस इज डिसेंडिंग एओर्टा, दिस इज द पल्मोनरी ट्रंक, दिस पल्मोनरी ट्रंक। तो ये असेंडिंग एओर्टा के अंदर ये देखें, एक आपको नजर आ रही है थिन लाइन सी। तो ये जो थिन लाइन है एक्चुअली ये आपका फॉल्स ल्यूमन बना हुआ है, दिस इज द पॉकेट। और बाकी जो है वो नॉर्मल ल्यूमन है। ये तो इसको बड़ा आसान है रिकग्नाइज करना। अगर आपको एक लाइन नजर आ रही है, इट्स सिंपली एन्यूरिज्म। तरह से नेक्स्ट, ये अब देखें, अगेन दिस इज एट अ लेवल ऑफ थोरैक्स, लेकिन नाउ दिस इज इन द डिसेंडिंग एओर्टा। अगेन लाइन नजर आ रही है आपको। नेक्स्ट, दिस इज इन द एब्डोमेन नाउ। ये किडनी है लेफ्ट, राइट किडनी, ये लिवर है, एंड दिस इज द एओर्टा। और उसके अंदर अगेन एक लाइन नजर आ रही है। एंड ये कलर खैर उसने किया हुआ खुद ही, लेकिन होता नहीं है कलर। तो दिस द पॉकेट। तो ये आपको रिकग्नाइज करना आना चाहिए सीटी स्कैन में। अगर कोई और है तो वो भी आपको दिखाता हूँ। एक में पर एब्डोमिनल एनेरिज्म का भी पड़ा हुआ है, सीटी स्कैन वो भी देख लें। ये देखें, दिस इज नॉर्मली होता। और इस पेशेंट के अंदर देखें एनेरिज्म वाले में एक ह्यूज मास नजर आ रहा है आपको। तो दिस विल बी अ पैल्पेबल पल्सेटाइल मास, एब्डोमिनल मास। तो ये मैंने एक पेशेंट देखा है जिंदगी में अपनी, जिसको ये था, इज अ वेरी ओल्ड पेशेंट। तो उसका प्रॉपर mass the abdomen which is palpating which could be palpated and it was pulsatile. It was likely an aortic abdominal aortic aneurysm. Yeah, so there is risk of rupture. Then there is subclavian steal syndrome. Subclavian steal, इसमें बेसिकली पता है क्या होता है? ये जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है ना, इसके अंदर होती है स्टिनोसिस। अब ब्लड यहाँ पे नहीं जाता सही से। तो होता पता है क्या है? राइट साइड पर तो ब्लड फ्लो सही है, राइट सबक्लेवियन से जाता है राइट वर्टिब्रल में। और राइट और लेफ्ट वर्टिब्रल आपको पता है यहाँ पे जाके मिल के बनाती है बेसिलर आर्टरी। तो राइट से ब्लड फ्लो, अब चूंकि यहाँ ब्लड नहीं जा रहा, तो यहाँ पे जो प्रेशर है इसके अंदर कम होता है। और आपको मैंने कई दफा बताया कि वो जो फ्लो डायनामिक्स हैं, फ्लूइड ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो यहाँ से ब्लड ऐसे क्रॉस करते हैं और यहाँ पर आ जाता है। इसकी वजह से ये होता है कि जो ब्रेन है, यहाँ पे ब्रेन पड़ा हुआ है ना, ये जो ब्रेन, ब्रेन को ब्लड नहीं जाता, उल्टा यहाँ नीचे आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। स्टेनोसिस ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, ये वर्टिब्रल आर्टरी के प्रॉक्सिमल। हाइपोपरफ्यूजन डिस्टल टू स्टेनोसिस, तो यहाँ पे हाइपोपरफ्यूजन होगी। एंड देयर इज रिवर्स ब्लड फ्लो इन इप्सिलैटरल वर्टिब्रल आर्टरी, यहाँ से रिवर्स ब्लड फ्लो शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा? रिड्यूस सेरिब्रल परफ्यूजन ऑन एक्सर्शन ऑफ अफेक्टेड आर्म। अब इसमें जो ये लेफ्ट वाली आर्म है, इस पे साइंस आएंगे, पेन, इस्कीमिया होगा, क्योंकि ज़रा ब्लड नहीं जा रहा, पेन होगी, पैरेस्थीसिया होगा। देयर विल बी वर्टिब्रो बेसिलर इनसफिशिएंसी, या आम अल्फाज में
ये बेसिलर आर्टरी को नहीं जाएगी ब्लड, तो उससे क्या होगा, डिजीनेस, वाइटाइगो, and more than 15 of difference in systolic BP between arms. अब जो डिफरेंस बिटवीन ब्लड प्रेशर ऑफ आर्म्स है वो एन्यूरिज्म, वो डायसेक्शन में भी आ सकता है, ठीक है, और वो इसके अंदर भी आ सकता है, सबक्लिनिस्टियन सिंड्रोम के अंदर, ठीक है। तो इट्स एसोसिएटेड विद arteriosclerosis and Takayasu arthritis. Takayasu arthritis is something you will study in musculoskeletal system. डिफरेंट आर्थराइटिस वहां पे लिखे हैं, मस्कुलर जो वेस्कुलराइटिस है ना, सारे वहां लिखे हुए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट।